नमस्कार दोस्तों, स्वागत है दापी के क्लासेस में। आज हम लोग जेएसएससी द्वारा आयोजित सहायक आचार्य के जो परीक्षा है उसमें आपका भूगोल सब्जेक्ट से एक टॉपिक लिए हैं। उस टॉपिक का नाम है कास्ट टोपोग्राफी, यानी इसका हिंदी हो गया कास्ट स्थलाकृति। तो कास्ट स्थलाकृति में मेनली हम पढ़ेंगे क्या, ये आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को बना लीजिए। सबसे पहली बात पढ़ेंगे कि कास्ट होता क्या है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या भारत में पाए जाते हैं, विश्व में कितना पाए जाते हैं, इससे आकृति, इसे कौन कौन से आकृति बनता है, इसको किस नाम से जानते हैं। और मेनली इसी दो तीन टॉपिक को आज हम लोग डील करने वाले हैं। और इस चैप्टर में आप बहुत ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या कोई फिगर बना दिया, कोई आपको एक ड्रॉ करके दे दिया आपको, और उसी से क्वेश्चन पूछ देगा कि कौन सा आकृति है। तो सबसे पहले समझिए कि आप कास्ट स्थलाकृति बनेंगे कहाँ। ये जो कास्ट है, चुने प्रदेश हैं, ये स्थलाकृति कहाँ बनते हैं। तो जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं भारत में या पूरे विश्व में, जितने भी फोल्डेड माउंटेन हैं, फोल्डेड माउंटेन मतलब हो गया मुड़दार पर्वत। मुड़दार पर्वत इसमें बनता है, क्योंकि कास्ट स्थलाकृति, क्योंकि कास्ट चूना पत्थर आपको जीवाश्म से बने हुए हैं। चूने पत्थर जो होते हैं जीवाश्म से बने हुए हैं। तो किसी न किसी जमाने में जो चूना हम लोग देखते हैं, जो चूना हम लोग जो खाते हैं, उस चूना की मैं बात कर रहा हूं। तो किसी जमाने में वह जीवाश्म हुआ करता था, जीव हुआ करता था। उसके हड्डी, उसके जितने भी जीव हैं उसके हड्डी और अन्य सारे जीवों से वो बना हुआ है चूना। तो मुड़दार पर्वत धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनता है और ये संकुचित होकर बनता है। तो जब हम पर्वत पढ़ाएंगे, माउंटेन पढ़ेंगे, तो आपको डिटेल से बताएंगे कि मुड़दार पर्वत बनते कैसे हैं। अब फिलहाल समझ जाइए कि जो हिमालय पर्वत है आपका, भारत का जो हिमालय पर्वत है, वो भी एक मुड़दार पर्वत के उदाहरण है। तो जब भी कास्ट स्थलाकृति बनेंगे, मुड़दार पर्वत में ही बनेंगे, आपको माइंड में कप में रखना है। और ये आकृति बनेंगे कैसे, तो चूना क्षेत्र से जो अंडरग्राउंड पानी होगा, आप ऐसे में देखते हैं, आप खेत वगैरह में जाते हैं तो जहाँ के मिट्टी मुलायम होता है, अंदर का मिट्टी मुलायम होता है, ऊपर का मिट्टी कठोर होता है, उस स्थिति में देखेंगे कि पानी नीचे से प्रवेश कर जाता है, ऊपर में लगता है कि प्लेन है। जस्ट उसी के तरह आपको कास्ट स्थलाकृति में भी होता है कि अंदर में बहुत सारे आकृतियां बन जाती हैं और ऊपर में हम लोग के पता नहीं चल पाता है। तो दो चीज इसमें बनेगा, दो चीज आपको याद रखना है कि कास्ट स्थलाकृति बनते कहाँ हैं, तो फोल्डेड माउंटेन में बनते हैं, मुड़दार पर्वत में। और इसके लिए क्या चाहिए, तो इसके लिए चाहिए पानी, क्योंकि आकृति बनाने का काम पानी ही करता है। चूना से रिएक्शन पानी में यदि चूना को मिला दीजिएगा तो जल्दी घुल जाएगा और रिएक्शन जल्दी कर लेता है। ये सबको हम लोग जानते हैं। तो दो चीज रहेगा, फोल्डेड माउंटेन रहेगा और पानी रहेगा। तो वहां के क्षेत्र में क्या बनेंगे, कास्ट स्थलाकृति बनेंगे। अब इसकी परिभाषा की बात कर देते हैं। परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा, क्योंकि परिभाषा आपको क्लियर हो जाएगा तो बहुत सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यदि आप टॉपिक क्लियर हैं तो आप परिभाषा खुद से भी बना सकते हैं। तो देखिए, अब कास्ट स्थलाकृति किसे कहेंगे, कास्ट टोपोग्राफी किसे कहेंगे, तो चूने के प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा, चूने के प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति को ही, निर्मित आकृति को ही हम लोग क्या कहेंगे, कास्ट स्थलाकृति। आप लिख सकते हैं, चूने के प्रदेशों में भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृति को हम लोग कास्ट स्थलाकृति कहते हैं। चलिए, ये हो गया परिभाषा। अब देखते हैं कि इसमें कास्ट स्थलाकृति सबसे ज्यादा कहाँ है।
क्योंकि फोल्डेड माउंटेन विश्व में बहुत सारे हैं। आप उत्तरी अमेरिका में हैं, दक्षिणी अमेरिका में हैं, आपका अफ्रीका में है, एशिया में है, यूरोप में है, चीन के क्षेत्र में आपका बहुत सारा है फोल्डेड माउंटेन। भारत में आप देख ही रहे हैं, तो बहुत सारे फोल्डेड माउंटेन हैं, जैसे कि एंडीज हो गया, रॉकी हो गए, कुंडुल हो गए, हिमालय पर्वत हो गए, एटलस पर्वत हो गए। ये सभी आपको फोल्डेड माउंटेन के उदाहरण मिलेंगे। ऐसा मैं नाम इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको टॉपिक में दिया हुआ है, आपका ज्योग्राफी के टॉपिक में माउंटेन आप इसमें दिखेगा। चलिए अब हम देख लेते हैं कि देखते हैं कि विश्व में सबसे ज्यादा कास्ट टोपोग्राफी कहाँ पाए जाते हैं। तो आप याद रखेंगे कि विश्व में सबसे ज्यादा यूगोस्लोवाकिया यूगोस्लोवाकिया में सबसे ज्यादा कास्ट स्थलाकृतियां पाई जाती है। प्रश्न आता है कि क्या भारत में भी कास्ट स्थलाकृतियां पाई जाती है? तो जी हाँ, कास्ट स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। जहां पर फोल्डेड माउंटेन है वहां पर स्थलाकृतियां पाई जाती है। तो भारत में भी कास्ट स्थलाकृतियां पाई जाती है। जैसे कि एक भेड़ा घाट है, भेड़ा घाट में आपको कास्ट स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। और एक आपको हम एक सुंदर सा उदाहरण बता रहे हैं। आप कभी गुप्ता धाम गए हैं? आप कभी बिहार के रोहतास किला गए होंगे, तो रोहतास जिला में ही आपको गुप्ता धाम है। तो रोहतास की पहाड़ियों पर भी बहुत ज्यादा हम लोग काष्ठ स्थलाकृतियां देखते हैं। रोहतास की पहाड़ियों पर देखिए, जब आप गुप्ता धाम जाइएगा तो जो गुफा में आप घुसिएगा तब आपको बहुत सारे काष्ठ स्थलाकृतियां दिखाई देंगी। वो जस्ट आपको यही काष्ठ स्थलाकृति है। यदि कोई गुप्ता धाम गया होगा तो बहुत अच्छा से इमेजिन कर पाएगा कि काष्ठ स्थलाकृतियां कैसी होती हैं। ये आपका परिचय हो गया, काष्ठ स्थलाकृति किसे कहते हैं, कहाँ पाए जाते हैं और कौन कौन सा जगहों पे वर्तमान समय में काष्ठ स्थलाकृति हैं। अब हम लोग देखते हैं कि काष्ठ स्थलाकृतियां कितने प्रकार के होते हैं और कैसे बनते हैं, उसका तस्वीर के साथ हम लोग देखते हैं। अब जब भूगोल पढ़िएगा तो जितने भी आकृति बनते हैं या तो चुनाव से बने, या तो पवन से बने, या तो बर्फ से बने, या तो नदी से बने। तो दो भागों में बांटा गया है उस स्थलाकृति को। एक क्वेश्चन आता है क्योंकि आपको अलग अलग डिफाइन करके पूछा जाएगा। पहला है कि अपर्दनात्मक, दो तरीके से बनता है। अपर्दन से स्थलाकृति बनेगा और निक्षेपण से बनेगा। तो सबसे पहले अपर्दन और निक्षेपण क्या होता है ये समझ जाइए। यदि अपर्दन निक्षेपण नहीं समझते हैं तो आपको कल्पना करने में कठिनाई होगी। तो आपको हम अपर्दन और निक्षेपण दोनों में थोड़ा सा परिचय बता देते हैं, दोनों को परिचय बता देते हैं कि अपर्दन द्वारा क्या होता है, निक्षेपण द्वारा क्या होता है। तो ये समझ जाइए कि आप ये माउंटेन है, ठीक, पर्वत है, ये पर्वत है, किसी कारण ये पर्वत कट गया, ठीक, कट गया। तो कट के जो कटा वो हो गया अपर्दन, और कटने के बाद किसी माध्यम से ये आया जमीन पे और ये जो आकृति बनाया वो हो गया निक्षेपण। तो अपर्दन और निक्षेपण या और बहुत सारा उदाहरण देख सकते हैं। नदी वाला क्षेत्र में भी देख सकते हैं कि नदी जो है पानी से कट जाता है, जो कट जाता है तो कटा हुआ आकृति हो गया अपर्दन हो गया, और कहीं जाके वो बालू, गाद, मिट्टी, पंख जमा कर देता है और उससे जो आकृति बनता है वह निक्षेपण हो गया। चलिए अब अपर्दन निक्षेपण के बाद हम लोग आगे देखते हैं। अगला हम लोग देखते हैं कि अपर्दनात्मक स्थलाकृति, यानी अपर्दन क्रिया द्वारा जो स्थलाकृति बनते हैं उसको हम लोग देखते हैं।
अपरदनात्मक स्थलाकृति। तो इससे क्या क्या आकृतियां बनती है, इसको मेनली आपको यही एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आकृति कौन सा है, एक किस क्षेत्र का आकृति है। जैसे आपको व्हाइट बोर्ड पर एक फोटो दिख रहा होगा, उस फोटो ये लगभग में जब हम आकृति बनाते हैं तो इस तरह का आपको दिखेगा, देखेंगे। ये समझ लीजिए कि स्थल है, स्थल पर ये आकृति बने हुए हैं, और जो आप तस्वीर में देख रहे हैं तो ये उबड़ खाबड़ देख रहे होंगे कि उबड़ खाबड़ तस्वीर है। तो उबड़ खाबड़, इससे भी कुछ प्रश्न आते हैं। तो इसको पहला जो हम स्थलाकृति का नाम देंगे, इस स्थलाकृति का नाम है लैपिज। लैपिज इस तरह के आपको आकृति चूना प्रदेश में मिलेंगे, इसका नाम है लैपिज। तो ऊपर वाले भाग को, ऊपर जो उठा हुआ भाग है, ऊपर उठे हुए भाग को शिखरिका बोलते हैं। क्या बोलेंगे? शिखरिका। और नीचे जो बना हुआ भाग है, इसको हम लोग बोल सकते हैं, ये जो नीचे का भाग है इसको हम लोग बोलते हैं विदर। विदर यानी लैपिस के ऊपर उठा हुआ भाग शिखर हो गया, और नीचे धंसा हुआ भाग को विदर बोलते हैं। देखिए, आप स्थल पर भी जाइएगा तो कहीं कहीं जो मिट्टी है वो मुलायम और कठोर, मुलायम कठोर होता है, तो आप चलिएगा तो पैर में कांटा की तरह गड़ने लगता है। जस्ट लाइक उसी तरह ये आकृति है पर्वतीय क्षेत्र में, मुर्दार पर्वतों में क्षेत्र में, चूना प्रदेश क्षेत्र में बना हुआ है, और ये इस तरह के आकृति दिखते हैं। तो ऊपर उठा हुआ जो भाग होता है उसको हम लोग शिखरिका बोलते हैं, और नीचे धंसे हुए भाग को हम लोग बोलते हैं विदर बोलते हैं। आपको प्रश्न आएंगे कि लैपिज किस क्षेत्र में बनते हैं। आपको इस तरह के प्रश्न आएंगे कि लैपिज किस क्षेत्र में बनते हैं, या लैपिज कैसा स्थलाकृति है। तो उसमें आपको रहेगा काष्ठ स्थलाकृति, तो आप इसको टिक कर सकते हैं। या पहला आकृति आप लोगों ने देखा लैपिज को, ठीक है। लैपिज, जब लैपिज की आकृति जब और इस तरह का हो जाता है, देखिए काष्ठ स्थलाकृति में एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से कोरिलेट करके देखिएगा फिगर को, तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, लैपिज जब इसी आकृति जब आगे बढ़ जाता है, ये अंदर चला गया छिद्र होके, और ये इस तरह के चला जाता है। इस तरह की आकृति जब अंदर में बन जाता है तो बहुत जो दूर तक इस तरह की आकृति चला गया, जिसमें एकदम अंधेरा हो, अंधा आपको दिखाई नहीं देगा, उसको हम लोग बोलते हैं अंधी घाटी। जैसे कि आप गुप्ता धाम में जाइएगा तो आप सुरंग से जाइएगा तो सुरंग में दिखाई नहीं देगा, लेकिन वहां लाइट वगैरह की व्यवस्था कर दिया गया है। जो भी दर्शन करने जाए, जो भी घूमने जाए, उनको परेशानी न हो, इसलिए वहां देखेगा कि चारों तरफ लाइट लगा दिया गया है, तो आपको दिखाई देगा। लेकिन लाइट बंद कर दिया जाएगा तो एकदम आपको दिखाई नहीं देगा। एकदम लंबा सा आकृति है, उसको हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में हम लोग बोल देंगे अंधी घाटी। और छोटा रहेगा तो उसको छोटा, जो लंबा आकृति रहेगा और छोटा रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कंदरा गुफा। क्या बोलेंगे? कंदरा गुफा।
कंदरा गुफा। पहला आकृति लैपिज। लैपिज जब अंदर में इस तरह की आकृति बना लेगा, अंदर में सुरंगनुमा हो जाएगा, तो एक को अंधी घाटी बोलेंगे और दूसरा को हम लोग बोलेंगे कंदरा गुफा, यदि छोटा रहेगा तब। अब आगे देखिए, अब दूसरा आकृति हम बनाते हैं। दूसरा आकृति से संबंधित था, अब अगला देखिए क्या संबंधित है। तो दूसरा जो है वो मान लेते हैं कि स्थल है, ठीक है, स्थल है, और स्थल के नीचे आपको एक पतला सा इस तरह के आकृति बन जाता है, ऊपर से छेद हो जाता है, नीचे कीप के आकार के बन जाता है। इस तरह की आकृति देखेंगे, कीप के आकार के बन जाता है जब आकृति ऊपर में छोटा रहता है। कीप, कीप आप समझते होंगे, जिसे हम लोग बोतल वगैरह में या घर में पहले के समय में ज़्यादा यूज होता था। कीप पहले के ज़माने में ज़्यादा यूज होता था, जैसे कि लालटेन और लैंप वगैरह तेल डालते थे तो हम लोग कीप में डालते थे, तो वो है कीप। कीप की आकृति की जब इस तरह के छिद्र बन जाते हैं चूना वाले क्षेत्र में, काष्ठ प्रदेशों में, तो इसको हम लोग बोलते हैं घोल रंध्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसका नाम रखेंगे घोल रंध्र। घोल रंध्र यानी कीप की आकृति की जब पूछा जाएगा, चूने के प्रदेशों में कीपाकार आकृति बनने वाले आकृति को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो घोल रंध्र के नाम से जानते हैं। यही घोल रंध्र थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस तरह की आकृति स्थल है, ठीक है, और ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक, और ये ऊपर में इस तरह के मुंह हो जाएंगे, इस तरह की आकृति बन जाएंगे। तो इसको ये देखिएगा तो दिखाई देगा आपको बेलनाकार की आकृति के, बेलनाकार की आकृति, ये पूछा जाता है आपको कि कीपाकार आकृति, बेलनाकार आकृति। जब ये बेलनाकार आकृति बन जाएंगे तो इसको बोलते हैं विलियन छिद्र बोलेंगे, विलियन छिद्र बोलेंगे। छिद्र, ठीक है, ये आपका बिलियन छिद्र तीसरा आकृति हो गया, बिलियन छिद्र तीसरा आकृति हो गया। चलिए, अब बिलियन छिद्र के बाद ये इसका मुंह चौड़ा हो जाएगा, आकृति वही है लेकिन इसमें धीरे धीरे चेंजिंग हो रहा है, पानी वगैरह, पानी से इसका मुंह चौड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। देखिए जब चौड़ा इसका मुंह हो जाएगा, इसके मुंह, इसके आकृति को, ये मुंह इसका चौड़ा हो गया, तो इसका नाम है डोलाइन। क्या नाम है? डोलाइन, डोलाइन बोलते हैं। जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं, आपको हम यहाँ तस्वीर लगा दिए हैं, अब तस्वीर देख रहे होंगे कि डोलाइन की आकृति कैसी होती है। अब इससे बड़ा हो जाएगा मुंह और विशाल गर्त हो जाएगा, इसका बहुत ज्यादा चौड़ा हो जाएगा, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं। इसको हम लोग बोलते हैं यू वाला। अब यही है कि ज्यादा आपको चौड़ा हो जाएगा, ज्यादा चौड़ा, ज्यादा गहरा। देखिए इसका मुंह चौड़ा ज्यादा हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं यू वाला, यू वाला। यही आकृति है, आकृति यही है लेकिन और ज्यादा चौड़ा हो गया। यानी पूछा जाएगा कि चूने के प्रदेशों में, काष्ठ प्रदेशों में विशाल गर्त वाले मुंह, विशाल गर्त वाले आकृति को किस नाम से जानते हैं? तो विशाल गर्त वाले आकृति को हम लोग बोलेंगे यू वाला। चूने के प्रदेशों में, काष्ठ प्रदेशों में कंदरा की आकृति, कंदरा का मुंह जब बड़ा हो जाता है तब हम क्या बोलेंगे? डोलाइन बोलेंगे। काष्ठ प्रदेशों में, चूना प्रदेशों में जब बेलनाकार आकृति बनता है तब हम क्या बोलेंगे? विलियन छिद्र बोलते हैं। काष्ठ प्रदेशों में जब कीपाकार आकृति बनते हैं तो हम क्या बोलेंगे? घोल रंध्र बोलेंगे।
एक दूसरे से कोरिलेट है, लेकिन इसका सिर्फ मुंह चौड़ा होते जा रहा है। अगला देखिएगा तो बहुत विस्तृत खाई बन जाएगा। विस्तृत खाई, खाई का अर्थ समझते हैं ना, बहुत बड़ा गड्ढा, एकदम तालाब की आकृति बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोलजे। यह आकृति इस तरह का हम यहाँ आकृति बना रहे हैं, ये जो है आकृति तालाब की तरह बन जाएगा ये आकृति, और इसमें पानी भर जाएगा। क्या भर जाएगा? पानी भर जाएगा। तो इस आकृति का नाम है पोलजे। पोलजे, क्या नाम है? पोलजे इसको बोलते हैं। और जब पोलजे में ही दूसरा आकृति बन जाएगा, देखिए ये भी पोलजे ही है, इसमें भी पानी वगैरह भरा हुआ है, इसमें भी पानी पूरा भरा हुआ है, लेकिन इसमें बगल से एक सुरंग ऐसी की तरह बन जाएगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि बगल से भी एक सुरंग बन जाएगा, यानी विशाल गर्त में अब बगल से एक सुरंग बन गया, उसके साइड से सुरंग बन जा रहा है, ये सुरंग हो गया। इसमें पानी भरा हुआ है, लेकिन यहाँ सुरंग भी बना हुआ है, तब इसको हम लोग बोलते हैं पोलार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पोलार। पोलार, क्या बोलेंगे? पोलार बोलेंगे। तो देखिए लैपिज हो गया, लैपिज के बाद दूसरा आकृति घोल रंध्र, तीसरा आकृति बिलियन रंध्र, चौथा आकृति डोलाइन, पांचवा आकृति युवाला, छठा आकृति पोलजे, सातवां आकृति पोलार। सभी एक दूसरे से रिलेटेड हैं, सिर्फ यही हुआ है कि पानी से इसका मुंह की आकृति, इसका लंबाई, इसका चौड़ाई में वृद्धि हो गया है, और इसके नाम भी चेंजिंग हो गए हैं। तो आप सीक्वेंस से याद रखिएगा, लगातार याद रखिएगा। कभी कभी यह भी पूछ देता है, चार आपको नाम दे देगा, जैसे कि घोल रंध्र, बिलियन छिद्र, डोलाइन, युवाला दे दिया आपको, और पूछ देगा कि इसमें से सबसे बड़ा आकृति कौन है। तो जब तक ले आप सीक्वेंस से नहीं याद रखिएगा, तब तक आप वहां टिक नहीं कर पाइएगा। इसलिए आपको ये सीक्वेंस से भी याद रखना है, लगातार याद रखना है। घोल रंध्र, बिलियन रंध्र, डोलाइन, युवाला, पोलजे, पोलार। एक बार फिर सुन लीजिए, घोल रंध्र, बिलियन छिद्र, डोलाइन, युवाला, पोलजे, पोलार, सातवां आकृति है। अब तस्वीर में भी देखिएगा, तस्वीर से आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये सात आकृति आपस में मिलते जुलते हैं। अब अगले आकृति को हम आपको बनाते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये स्थल होता है, और इधर से नदी बह के आ रहा है पानी, ठीक है, ये स्थल होता है। ये आठवां आकृति है। देखिएगा कि पानी नीचे नीचे जाते रहता है, ऊपर में लगेगा कि पुल बना हुआ है। जैसा कि आपको ये देखिए, तस्वीर आप जैसा देख रहे हैं, तस्वीर को ध्यान से देखिए, आप समझ जाइएगा। इस तरह की आकृति जब मिले आपको, नीचे नीचे पानी जा रहा है, ऊपर में लगेगा कुछ नहीं है, ऊपर में पुल बना हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक पुल। इसका नाम है प्राकृतिक पुल। प्राकृतिक पुल। इतना आपका हो गया अपर्दनात्मक स्थलाकृति में। कितने आकृति आपको हो गए अपर्दनात्मक स्थलाकृति में? आपको अपर्दन वाले आकृति में इतने ही पूछा जाएगा। अब आपको हम बतलाते हैं निक्षेपात्मक आकृति। अगला आकृति आता है निक्षेपात्मक आकृति। हमको पीछे बता चुके हैं कि अपर्दन क्या है, निक्षेपण क्या है। तो पिछला हम लोग जो आकृति, जितने भी आकृति पढ़े, वो अपर्दन द्वारा आकृति थे, यानी जहाँ पे आकृति बन रहा था, पानी के घोल आ रहा था, पानी आ रहा था, वहीं पे आकृति बना दे रहा है। लेकिन इसमें आपको इमेजिन करना है, आपको कल्पना करना है कि आप एक तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, इस तस्वीर को पहले ध्यान से देख लीजिए। इसी प्रकार के आपको आकृति मिलेंगे जब गुफा में जाइएगा तो, और इसी आकृति को
अलग अलग नामों से जाना जाता है। यही है आपका कास्ट टोपोग्राफी में निक्षेपात्मक आकृति। तो एक आकृति आप देख रहे होंगे, इस तरह की आकृति होगा, इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरह के लटक रहा होगा, आकृति लटकते हुए दिखाई दे रहा है। तो इसको किस नाम से जानेंगे? जो ऊपर ये देखिएगा, जो लटका हुआ है, ऐसे ऐसे लटक रहा है, पानी जो होता है वो आता है तो टप 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 करते हुए उसमें बहुत सारा कीचड़ वगैरह लाएगा, मिट्टी वगैरह लाएगा, तो इस तरह से चुएगा। तो वो जो आकृति है, लटक रहा है आकृति, गुफा में जो लटक रहा है आकृति पानी के माध्यम से, चूना के माध्यम से, उसको हम लोग बोलते हैं स्टैलेक्टाइट। स्टैलेक्टाइट नाम आपको याद रखना है। स्टैलेक्टाइट। अब देखिए स्टैलेक्टाइट, स्टैलेक्टाइट या स्टेलेटाइट, स्टैलेक्टाइट या स्टेलेटाइट जो भी आप कह सकते हैं, स्टेलेटाइट या स्टैलेटाइट, अलग इसका नाम रहेगा। तो आप ऊपर में जो है वो टाइट है, आप याद रखिएगा, ऊपर से जो लटक रहा है इस तरह की आकृति वो है टाइट है। तो जब ऊपर से आकृति ये आएगा तो नीचे भी तो जमा होगा। तो जब यही आकृति नीचे से जमा होने लगता है, ठीक है, इस तरह की आकृति जब जमा होने लगेंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टैलेग्माइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टैलेग्माइट। स्टैलेग्माइट बोलेंगे। ऊपर आ गया टाइट और नीचे आ गया, नीचे से जो आकृति बन रहे हैं वो हो गए माइट हो गए। अब देखिएगा, तो क्या ऊपर कभी ये जाके ऊपर जुड़ सकता है? ये आपका गुफा के नीचे वाला भाग है, एक गुफा के ऊपर वाला भाग है, तो क्या ये कभी जुड़ सकता है? तो एक समय ऐसा आएगा कि चूते चूते एक दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो जब आपस में जिस बिंदु पर ये जुड़ते हैं तो इसको एक आप देखिएगा कि एक एकदम लंबा डंडा के समान दिखाई दे रहा होगा आकृति में। अब देखिए एक आकृति दिखाई दे रहा होगा, एकदम लंबा डंडा के समान आकृति दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कंदरा स्तंभ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ बोलेंगे। तो हम लोग इसमें तीन आकृति के नाम दे दिए। ऊपर से जो आकृति आ रहा है स्टैलेक्टाइट दे दिए नाम, नीचे से जो आकृति जमा हो रहे हैं स्टैलेग्माइट जमा हो रहे हैं, और तीसरा आकृति जो दो आपस में स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट आपस में जब मिल जाते हैं, ये दोनों जुड़ जाते हैं और एक स्तंभ का निर्माण करते हैं, एक पिलर की तरह दिखाई देने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंदरा स्तंभ बोलते हैं। ये तीन आकृति आपने देखा। इसके बाद देखिएगा गुफा में कि कुछ ऐसे भी आकृति दिखाई देते हैं, ऊपर से बूंद बूंद के रूप में टपकता है, बूंद बूंद के रूप में टपकेगा। इसमें चूना कम रहेगा तो बूंद बूंद के रूप में टपकने लगता है। तो बूंद बूंद के रूप में टपक रहा है और गोला है आकृति, इसलिए इसका नाम है ग्लोबलाइट। क्या नाम है? ग्लोबलाइट। इसकी आकृति गोला है, यह बूंद बूंद के रूप में टपक रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया ग्लोबलाइट। अब देखिएगा, ये तो बूंद बड़ा था तब इसका नाम रखा है ग्लोबलाइट, लेकिन कभी कभी छोटा छोटा बूंद टपकेगा, छोटा छोटा बूंद छिद्र से टपकेगा, ये बड़ा बूंद नहीं रहेगा, ये छोटा बूंद रहेगा, तो भी इसका नाम अलग है। तो छोटा बूंद जो टपकेंगे इसको हम लोग बोलते हैं हैलेक्टाइट। क्या बोलेंगे? हैलेक्टाइट।
छोटा बूंद को क्या बोलेंगे हम लोग? हेलेक्टाइट बोलेंगे। कभी कभी देखिएगा कि इस तरह की आकृति में टपकेंगे आपको, बूंद बूंद गोला न टपके आपको पट्टीदार आकृति में ये आएगा। जब पट्टीदार आकृति में ये आएगा तो भी इसका अलग नाम है, ये पट्टीदार आकृति रहेगा, ये पट्टी के रूप में आएगा, पट्टीदार आएगा, चौड़ा चौड़ा आएगा, तब इसका नाम है ट्रैप राइट। क्या नाम है? ट्रैप राइट। ट्रैप राइट, क्या इसका नाम रखा है? ट्रैप राइट। ये कैसा रहेगा आकृति? तो आपको चौड़ा चौड़ा आकृति रहेंगे, पट्टीदार आकृति रहेंगे। इसके बाद कभी कभी देखिएगा कि इस तरह की आकृति आपको आएंगे, आपको पतला एकदम आएगा, सुई की आकृति के, पानी टपकेगा जिसमें चूना रहेगा, चूना पानी रहेंगे गुफा के अंदर, एकदम पतला आकृति आया, सुई की आकृति आया। जब सुई की आकृति रहेंगे तो भी इसका नाम है ड्रेप्स नाम है। क्या नाम है? ड्रेप्स। ड्रेप्स नाम है, या इसका और नाम है कार्टेन। कार्टेन, ड्रेप्स या कार्टेन नाम है। तो जब सब ये आकृति नीचे ऊपर से बन रहा है तो कभी ये आकृति नीचे भी तो सब मिल जाएंगे। जब गुफा के पानी वगैरह जितना आकृति है कभी नीचे भी तो मिल जाएगा, तो सब ये आकृति फर्श पर बन जाता है। कैसे हम लोग फर्श कहते हैं? जो घर आपका होता है, घर के निचला भाग को हम लोग फर्श बोलते हैं, उसी तरह से गुफा के निचले भाग को हम लोग फर्श बोलेंगे। और ये सब आकृति आपस में जाके मिल जाएंगे, ये सब आकृति आपस में मिल जाएंगे। स्टेलेक्टाइट, स्टेलेगमाइट, कंदरा स्तंभ, ग्लोबलाइट, हेलेक्टाइट, ट्रैप या ड्रेप्स, ये सभी आकृति नीचे आपस में ढेर के रूप में जमा हो जाएंगे। तब इसका क्या नाम रखा गया? जब ये सभी आकृति ढेर के रूप में जमा हो जाएंगे तब इसका नाम रखा है फ्लो स्टोन, क्योंकि ये फर्श पर बन रहा है इसलिए इसका नाम है फ्लो और स्टोन। फ्लो स्टोन। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी में इसको इसी के रूप में आप छाप लीजिए और अच्छी तरह से इसको आप समझने के प्रयास कीजिएगा। चलिए, अब काष्ठ स्थलाकृति से देखिए हम लोग कितना आकृति बताएं? 3, एक चौथा आकृति आपका हो गया, ये 5वां आकृति हो गए, ये 6ठा आकृति हो गया, ठीक है, ये 7वां आकृति हो गया और ये 8वां आकृति हो गया। 8वां आकृति ये सुई की तरह रहेगा, ये पट्टी है, ये छोटा बूंदिया है, ये बड़ा बूंद है। ऊपर से लटक रहा है, नीचे से जमा हो रहा है और बीच में जो जमा हो रहे हैं उसको हम लोग कंदरा स्तंभ कर दिए। आपको एक हम फोटो भी लगा दिए हैं, आप उसको आराम से फोटो को देखिए, जस्ट लाइक गुफा में इसी तरह के दिखाई देंगे और इसी तरह से आपका एक काष्ठ स्थलाकृति में निक्षेपात्मक आकृति पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? सबसे जरूरी बात है कि आप क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आप इसको देखिए, आपने तो एक पेज में आपको इसको बना लिए, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा चलिए आपको बताते हैं। पूछा जा सकता है कि काष्ठ स्थलाकृति में स्टेलेगमाइट क्या है। तो काष्ठ उसमें ऑप्शन बहुत सारा ऑप्शन रहेंगे, तो स्टेलेगमाइट ऊपर से जो गुफा में ऊपर से जो लटक रहे हैं वो स्टेलेगमाइट हो गए। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टेलेगमाइट अपर्दनात्मक है, निक्षेपात्मक है, और बहुत सारे इसमें ऑप्शन दे देगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपर्दन वाला है कि निक्षेपण वाला है, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा ग्लोबलाइट क्या है, आपको पूछा जाएगा, या साधारण सा पूछ दिया जा सकता है कि कंदरा स्तंभ किस में बनते हैं। चुने प्रदेश क्षेत्रों में, काष्ठ प्रदेशों में, बालू वाले क्षेत्रों में, नदी वाले क्षेत्रों में, बर्फीली क्षेत्रों में कहाँ बनते हैं। इस तरह के भी बहुत सारे आपको क्वेश्चन को मोड़कर घुमाकर पूछा जा सकता है। यदि आप
इसको अच्छा से ध्यान से समझ जाइएगा। एक बार आप अच्छा से दिमाग में मैप बना लीजिए, सभी चीज आपको क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है ये आपको वीडियो समझ में आया होगा और आपने पढ़ के एंजॉय किया होगा। अंतिम में एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कोई छोटा सा कमेंट कर दीजिए। क्योंकि मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।